नमस्कार। आज हम उन आपदाओं की दुनिया में उतर रहे हैं जो आसमान से नहीं टपकती, बल्कि हमारी अपनी फैक्ट्रियों, हमारी लैब्स और जहाज़ों से निकलती हैं। हमारे पास जो स्रोत हैं, वो इंसानों की वजह से होने वाली आपदाओं का एक पूरा कच्चा चिट्ठा खोलते हैं। और आज हम सिर्फ ये नहीं समझेंगे कि ये क्या हैं और क्यों होती हैं, बल्कि हम उस कंट्रोल के भ्रम को भी टटोलेंगे जिसमें हम जीते हैं। हम सोचते हैं कि हमने अपनी बनाई दुनिया पर काबू पा लिया है, लेकिन हमारे स्रोत बताते हैं कि कैसे एक छोटी सी मानवीय चूक या एक सिस्टम की नाकामी सब कुछ तबाह कर सकती है। तो चलिए इस पड़ताल को शुरू करते हैं। सबसे पहले उस दुश्मन से जिसे हम देख भी नहीं सकते, जैविक आपदाएं। हाल के सालों में हमने एपिडेमिक और पैंडेमिक जैसे शब्द बहुत सुने हैं, लेकिन अक्सर लोग इनके फर्क को लेकर उलझन में रहते हैं। स्रोत इसे साफ करते हैं। एपिडेमिक यानी महामारी तब होती है जब कोई बीमारी एक शहर या एक राज्य जैसे एक सीमित दायरे में तेजी से फैलती है। और पैंडेमिक यानी विश्व महामारी तब होती है जब वही बीमारी एक तरह से अपना पासपोर्ट बनवा लेती है। मतलब वो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को लांघकर दुनिया के कई देशों में फैल जाती है और एक बहुत बड़ी आबादी को अपनी चपेट में ले लेती है। यहाँ एक दिलचस्प बात जो स्रोत बताते हैं वो ये है कि किसी बीमारी को एपिडेमिक घोषित करने के लिए अक्सर ये देखा जाता है कि 2 हफ्ते के अंदर कितने नए मामले आए। रफ्तार बहुत मायने रखती है। हाँ बिल्कुल। जबकि पैंडेमिक के लिए बीमारी के फैलने का दायरा, उसकी भौगोलिक पहुंच ज्यादा जरूरी हो जाती है ना? बिल्कुल। और ये फर्क सिर्फ किताबी नहीं है, इसका असर बहुत जमीनी होता है। जैसे ही कोई बीमारी पैंडेमिक घोषित होती है, अंतर्राष्ट्रीय यात्रा, व्यापार और जो पूरी सप्लाई चेन है उस पर तुरंत असर पड़ता है। हाँ, तुरंत असर पड़ता है। ये एक ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी का अलार्म है, जबकि एपिडेमिक एक रीजनल इमरजेंसी हो सकती है। पूरी दुनिया की सरकारें और संस्थाएं हरकत में आ जाती हैं। ये दो ही परिभाषा, लेकिन कोई छोटा मोटा प्रकोप एक बड़ी महामारी या विश्वमारी में कैसे बदल जाता है? कौन सी चीजें हैं जो इस आग को हवा देती हैं? स्रोत इसके लिए कई वजह गिनाते हैं। सबसे पहली और सीधी वजह है आबादी में इम्यूनिटी की कमी। जब कोई नया वायरस आता है तो हमारे शरीर के पास उससे लड़ने का कोई अनुभव नहीं होता। दूसरा है वायरस की अपनी ताकत, जिसे विरुलेंस कहते हैं, यानी वो कितना बीमार कर सकता है। फिर आता है ड्रग रेजिस्टेंस, जब दवाइयां ही बेअसर होने लगती हैं। और मुझे लगता है कि हमारी अपनी आदतें भी इसमें शामिल हैं। हाँ, स्रोत खराब साफ सफाई, दूषित खाने पीने और भीड़भाड़ वाले शहरों का भी जिक्र करते हैं। ये सब मिलकर वायरस के लिए एक सुपर हाईवे बना देते हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये छोटी छोटी कमियां ही एक बड़े संकट की नींव रखती हैं। और इसमें एक नया और चौंकाने वाला खिलाड़ी है जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन वो कैसे? तापमान बदलने से मच्छर और दूसरे कीटाणुओं के फैलने का दायरा बढ़ रहा है, तो वो उन जगहों पर भी बीमारियां फैला रहे हैं जहां पहले कभी नहीं फैलाते थे। ओह, अच्छा। तो इसके नतीजे सिर्फ बीमारी और मौत तक ही सीमित नहीं है? बिल्कुल नहीं, उसका असर कहीं ज्यादा गहरा होता है। बड़े पैमाने पर मौतें तो होती ही हैं, लेकिन सोचिए, देश का सारा पैसा और संसाधन स्वास्थ्य सेवाओं में झोंकना पड़ता है। शिक्षा, सड़कें, विकास सब कुछ ठप पड़ जाता है। गरीबी और बेरोजगारी तेजी से बढ़ती है। समाज का पूरा ताना बाना ही उधड़ जाता है। और इससे निपटने के लिए हमारे पास क्या रास्ते हैं? स्रोत में टेस्टिंग, ट्रेसिंग और आइसोलेशन जैसी रणनीतियों का जिक्र है। हाँ, ये तात्कालिक उपाय हैं, लेकिन लंबी लड़ाई के लिए हमें एक मजबूत शुरुआती चेतावनी प्रणाली चाहिए, एक अर्ली वार्निंग सिस्टम जो शुरुआत में ही पकड़ ले। बिल्कुल, जो किसी भी प्रकोप को शुरुआत में ही पकड़ ले। क्वारंटाइन जैसे सख्त प्रोटोकॉल चाहिए, और सबसे जरूरी एक ऐसा स्वास्थ्य ढांचा जो अचानक आए दबाव को झेल सके। जैविक आपदाओं में हमने देखा कि कैसे सिस्टम में एक छोटी सी कमी, जैसे खराब सफाई, एक बड़े संकट को जन्म दे सकती है। यही पैटर्न हमें औद्योगिक आपदाओं में और भी बड़े और विस्फोटक पैमाने पर दिखता है, जहां एक वॉल्व का फेल होना या एक नियम को नजरअंदाज करना हजारों जानें ले सकता है। बिल्कुल सही कनेक्शन है। औद्योगिक आपदाएं वो हादसे हैं जो किसी फैक्ट्री या प्लांट में खतरनाक सामान बनाने, रखने या लाने ले जाने की वजह से होते हैं। और जैसा आपने कहा, लोग अक्सर इसे एक दुर्घटना मानकर भूल जाते हैं, लेकिन स्रोत बताते हैं कि ये सिर्फ किस्मत का खेल नहीं होता। इसके पीछे भी इंसानी गलतियां ही हैं। ज्यादातर मामलों में हाँ, इसके पीछे प्रक्रिया या सिस्टम की विफलता हो सकती है। सुरक्षा नियमों को ताक पर रखना, मशीनों का खराब रखरखाव, कर्मचारियों की ट्रेनिंग की कमी। बिल्कुल, अधूरी ट्रेनिंग
और कुछ मामलों में तो जानबूझकर की गई तोड़फोड़ या आतंकवाद भी वजह हो सकता है। भारत के संदर्भ में जो आंकड़े स्रोत में दिए गए हैं वो वाकई हैरान करने वाले हैं। देश में लगभग 1861 मेजर एक्सीडेंट हैजार्ड यानी MH यूनिट्स हैं। ये क्या हैं? क्या इसका मतलब है कि देश में 1800 से ज्यादा जगहों पर बड़े हादसे का खतरा हर वक्त मंडरा रहा है? एक तरह से हाँ। MEH यूनिट वो जगह हैं जहां एक तय मात्रा से ज्यादा खतरनाक केमिकल रखे या बनाए जाते हैं। ये पेट्रोकेमिकल प्लांट, रिफाइनरी या कीटनाशक बनाने वाली फैक्ट्रियां हो सकती हैं। तो हाँ, इन जगहों पर एक बड़े हादसे की आशंका हमेशा बनी रहती है। और ये तो सिर्फ दर्ज आंकड़ा है। हाँ, और ये तो सिर्फ वो आंकड़ा है जो दर्ज है। इनके अलावा हजारों छोटी-मोटी फैक्ट्रियां हैं जो इन कड़े नियमों के दायरे में नहीं आती, और वहाँ खतरा शायद और भी ज्यादा है क्योंकि उन पर निगरानी कम होती है। तो क्या सरफद ये है कि हम में से कई लोग एक तरह के केमिकल टाइम बॉम्ब के पास रह रहे हैं और हमें इसका अंदाजा भी नहीं है? ये कहना शायद अतिशयोक्ति न हो। इसलिए इनसे बचने के लिए पहले से तैयारी बहुत जरूरी है। स्रोत इस पर बहुत जोर देते हैं, जैसे कि जोखिम का आकलन करना, यानी ये पता लगाना कि क्या गलत हो सकता है और उसका कितना बुरा असर होगा। और सेफ्टी ऑडिट्स वगैरह? हाँ, समय समय पर सुरक्षा ऑडिट करना, और सबसे जरूरी प्लांट के आसपास रहने वाले लोगों को जागरूक करना। उन्हें पता होना चाहिए कि खतरा क्या है और अगर कोई हादसा हो जाए तो उन्हें क्या करना है, कहाँ जाना है। हमारे यहाँ कानून तो बहुत हैं। स्रोत में फैक्ट्री एक्ट 1948 से लेकर आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 तक का जिक्र है। फिर भी हादसे होते रहते हैं। ये कार्यान्वयन की चुनौती यानी इम्प्लीमेंटेशन प्रॉब्लम हम हर जगह सुनते हैं। लेकिन औद्योगिक सुरक्षा के मामले में इसका असली मतलब क्या है? क्या हमारे पास इंस्पेक्टर कम है या फिर भ्रष्टाचार एक बड़ी वजह है? स्रोत इस पर कुछ रोशनी डालते हैं। स्रोत सीधे तौर पर भ्रष्टाचार का नाम नहीं लेते, लेकिन वो प्रणाली की कमियों की ओर इशारा करते हैं। अक्सर वजह कई चीजों का मिश्रण होती है। जी। हमारे पास काबिल इंस्पेक्टरों की कमी है। कई बार कंपनियों पर मुनाफे का दबाव इतना होता है कि वो सुरक्षा पर होने वाले खर्च में कटौती कर देती हैं। और नियमों को लागू करने वाली एजेंसियों और उद्योगों के बीच एक तरह की मिलीभगत भी हो सकती है। जी। तो चुनौती सिर्फ कानून बनाने की नहीं, बल्कि उसे बिना किसी दबाव या लालच के जमीन पर उतारने की है। और औद्योगिक आपदाओं में भी एक और खतरनाक श्रेणी है जिसका जिक्र स्रोत करते हैं, CBRN। हाँ, CBRN यानी केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर। ये तो सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। दुर्भाग्य से ये हकीकत है। इनमें से परमाणु या न्यूक्लियर आपदाओं पर स्रोत में काफी विस्तार से बात की गई है। सीधी भाषा में कहें तो ये कोई भी ऐसी घटना है जिसमें रेडियो एक्टिव पदार्थ फैल जाए और उससे कर्मचारियों, आम जनता या पर्यावरण को खतरा हो। चेर्नोबिल और फुकुशिमा। चेर्नोबिल और फुकुशिमा 1986 और 2011 इसके सबसे भयानक उदाहरण हैं। जब भी हम चेर्नोबिल या फुकुशिमा का नाम सुनते हैं तो एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। ये सिर्फ औद्योगिक हादसे नहीं थे, ये वो पल थे जब इंसान को अपनी बनाई टेक्नोलॉजी के सामने अपनी लाचारी का एहसास हुआ। हमारा वही कंट्रोल का भ्रम टूटकर बिखर गया। बिल्कुल, और इनके कारण भी वही हैं जो हम पहले बात करे थे, सिस्टम का फेल होना जिसे चेर्नोबिल में हुआ, या फिर कोई प्राकृतिक आपदा। हाँ, फुकुशिमा की तरह किसी प्राकृतिक आपदा का किसी परमाणु प्लांट से टकरा जाना। वहां एक भयानक भूकंप और सुनामी ने पूरे कूलिंग सिस्टम को तबाह कर दिया था। और इसका असर वो तो शायद पीढ़ियों तक महसूस होता है। पीढ़ियों तक, बिल्कुल। इसका असर सिर्फ तुरंत होने वाली मौतों तक सीमित नहीं है। स्वास्थ्य पर इसका असर जेनेटिक म्यूटेशन और कैंसर के रूप में दशकों बाद भी सामने आता रहता है। पर्यावरण पर इसका असर जमीन और पानी के जहरीले हो जाने के रूप में होता है, जो हजारों साल तक बना रह सकता है। और सामाजिक नुकसान भी तो होता होगा। बहुत ज्यादा। लाखों लोगों को अपना घर बार छोड़कर हमेशा के लिए जाना पड़ता है। खाने पीने की चीजें दूषित हो जाती हैं और लोगों के मन में जो डर और अनिश्चितता बैठ जाती है वो शायद कभी नहीं जाती। भारत के लिहाज से भी ये एक असल खतरा है। स्रोत बताते हैं कि हमारा नरोड़ा न्यूक्लियर प्लांट भूकंप के लिहाज से संवेदनशील जोन 4 में है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वो एक ऐसे इलाके में है जहां तेज भूकंप आने का खतरा काफी ज्यादा है। और हम 2004 की सुनामी में देख चुके हैं कि कैसे उसने कल्पक्कम यूनिट को प्रभावित किया था। हाँ, वहां हादसा टल गया था।
लेकिन हाँ, एक बड़ा हादसा टल गया, लेकिन इसने हमें दिखा दिया कि हम कितने संवेदनशील हैं। और इन सब के ऊपर एक और सच्चाई ये है कि भारत की सीमाएं दो ऐसे देशों से लगती हैं जिनके पास परमाणु हथियार हैं, जो एक अलग ही तरह का खतरा पैदा करता है। यानी हम एक ऐसी ताकत के साथ काम कर रहे हैं जिस पर हमारा कंट्रोल कभी भी पूरी तरह से नहीं हो सकता। अब एक ऐसी आपदा की बात करते हैं जो शायद इन सबसे ज्यादा दिखती है, जो अक्सर टीवी पर तस्वीरों में तैरती रहती है। तेल रिसाव यानी ऑयल स्पिल। हाँ, ये एक ऐसी आपदा है जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। समुद्र की सतह पर फैला हुआ काला चिपचिपा तेल। यह पर्यावरण में, खासकर समुद्र में, कच्चे तेल या दूसरे पेट्रोलियम उत्पादों का अनियंत्रित रिसाव है। यहाँ स्रोत में एक ऐसा तथ्य है जिसने मुझे सच में चौंका दिया। लिखा है कि समुद्र में सालाना फैलने वाले कुल 1.3 मिलियन टन तेल में से लगभग 46% प्राकृतिक रिसाव से आता है। एक मिनट, मतलब समुद्र में होने वाले लगभग आधे तेल रिसाव के लिए हम इंसान जिम्मेदार है ही नहीं। ये तो हैरान करने वाली बात है। हाँ, ये सच है। समुद्र के तल में ऐसी कई दरारें होती हैं जहां से कच्चा तेल धीरे धीरे प्राकृतिक रूप से रिसता रहता है, और ये हजारों सालों से हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रकृति के पास इससे निपटने का कोई ना कोई तरीका पहले से मौजूद होगा, और शायद हमारी बनाई हुई टेक्नोलॉजी उसी की नकल कर रही है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। हम उसी पे आएंगे, लेकिन पहले बाकी के 54% की बात करते हैं जिसके लिए हम जिम्मेदार हैं। ये होता है जहाज़ों के टकराने से, पाइपलाइनों के फटने से या ड्रिलिंग रिग्स पर होने वाले हादसों की वजह से, और इसका असर बहुत भयानक और चौतरफा होता है। मैंने इसकी तस्वीरें देखी हैं। तेल से लथपथ पक्षी जो उड़ नहीं पा रहे, समुद्री कछुए जो सांस नहीं ले पा रहे, ये बहुत दर्दनाक होता है। वो सिर्फ एक हिस्सा है। सोचिए, जो समुदाय समुद्री भोजन पर निर्भर है, उनका खाना जहरीला हो जाता है। समुद्री जीवों के शरीर पर जब तेल की मोटी परत जम जाती है तो वो अपने शरीर का तापमान नियंत्रित नहीं कर पाते और ठंड से मर जाते हैं। और समुद्र के किनारे? वो तो बर्बाद हो जाते हैं, जहां तेल जमकर तार बॉल्स बन जाता है, और मछली पकड़ने और पर्यटन जैसे उद्योगों को अरबों का नुकसान होता है। तो इसे साफ कैसे किया जाता है? क्या पानी से तेल को बाल्टी से निकालने जैसी कोई चीज होती है? उससे थोड़ा बेहतर तरीके हैं हमारे पास। एक तरीका है कंटेनमेंट बूम्स। ये पानी पर तैरने वाले बड़े बड़े बैरियर होते हैं जो एक बाड़ की तरह तेल को एक जगह घेर लेते हैं और उसे और फैलने से रोकते हैं। अच्छा। फिर स्किमर्स नाम की मशीनें होती हैं जो पानी की सतह से तेल को चूस लेती हैं। एक और चीज़ है सॉर्बेंट्स। ये स्पंज जैसे मटेरियल होते हैं जो तेल को सोख लेते हैं लेकिन पानी को नहीं। और फिर आता है वो तरीका जिसकी तरफ आप इशारा कर रही थी, जो प्रकृति से ही प्रेरित है, बायो रिमीडिएशन। मैंने ये शब्द सुना है। इसका मतलब है कि हम किसी तरह की बायोलॉजी का इस्तेमाल करके सफाई करते हैं, है ना? पर तेल जैसी चीज पर यह कैसे काम करता है? क्या हम सचमुच बैक्टीरिया को तेल खाने के लिए छोड़ देते हैं? बिल्कुल, हम यही करते हैं। बायो रिमीडिएशन में हम सूक्ष्म जीवों यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल करते हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे आपके शरीर में अच्छे बैक्टीरिया खाना पचाने में मदद करते हैं। ओके। ऑयल ज़ैपर भी कुछ ऐसा ही है, जिसे भारत में टेरी ने विकसित किया है। ये 5 अलग अलग तरह के बैक्टीरिया का एक कॉकटेल है जिनके लिए कच्चा तेल एक दावत की तरह है। वे इस तेल को खाकर उसे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी जैसी हानि रहित चीजों में तोड़ देते हैं। मतलब हम प्रकृति के सबसे बड़ी गलतियों में से एक को ठीक करने के लिए प्रकृति के ही सबसे छोटे से पाई बैक्टीरिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये तो गजब का आइडिया है। क्या ये तरीका बड़े पैमाने पे भी उतना ही कारगर है? हाँ, ये काफी कारगर है, और सबसे अच्छी बात यह है कि ये पर्यावरण के लिए सुरक्षित है। इसमें हम कोई और केमिकल इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। भारत के पास इससे निपटने के लिए एक पूरी योजना भी है जिसे नेशनल ऑयल स्पिल डिजास्टर कंटिजेंसी प्लान NOSPCP कहते हैं। और इंडियन कोस्ट गार्ड इसकी नोडल एजेंसी है? हाँ बिल्कुल, जो किसी भी घटना पर तुरंत कार्रवाई करती है। तो आज की इस पूरी चर्चा का क्या मतलब निकालें? चाहे वो एक अनदेखा वायरस हो, एक फैक्ट्री से निकला जहरीला धुआं हो, या फिर समुद्र में फैला तेल, ये सब हमें एक ही कहानी सुना रहे हैं। ये आपदाएं अक्सर हमारी व्यवस्थाओं की कमियों, हमारी लापरवाही और तैयारी की कमी की वजह से और भी भयानक रूप ले लेती हैं। बिल्कुल, लेकिन अच्छी बात यह है कि जैसा हमने देखा, हमारे पास इनसे निपटने के लिए विज्ञान और रणनीति दोनों है। चाहे वो क्वारंटाइन प्रोटोकॉल हो या ऑयल ज़ैपर जैसे बैक्टीरिया। हम हर बार कुछ सीखते हैं। हाँ, सीखते हैं। लेकिन क्या सिर्फ सीखना काफी है? यहीं पर वो सवाल उठता है जिसके बारे में हमें सोचना चाहिए।
स्रोत हमें प्रतिक्रिया करने, सफाई करने और नुकसान को कम करने के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। लेकिन उस बुनियादी बदलाव का क्या, जो हमारे औद्योगिक डिज़ाइन, हमारी ऊर्जा की ज़रूरतों और हमारे उपभोग के तरीकों में ज़रूरी है, ताकि ऐसी आपदाएं हों ही नहीं। हम केवल प्रतिक्रिया करने की संस्कृति से आगे बढ़कर रोकथाम की संस्कृति तक कैसे पहुंच सकते हैं? शायद असली चुनौती टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि हमारी सोच को बदलना है।